नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस तैयारी चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास में मौर्य काल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पूरा जानेंगे कि मौर्य काल में जो है किस मौर्य वंश में कौन-कौन से शासक हुए और उन्होंने क्या-क्या जो है कार्य किए। मौर्य वंश में कैसी राजनीतिक स्थिति थी, कैसी आर्थिक स्थिति थी, कैसी सामाजिक स्थिति थी, मुद्रा क्या थी, कला संस्कृति कैसी थी, सभी के बारे में इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं मौर्य वंश या मौर्य काल की। तो संस्थापक जो है मौर्य वंश का, ये चंद्रगुप्त मौर्य था। 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व के समय तक इसने जो है शासन किया। यूनानी लेखकों ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस या सेंड्रोकोटस कहा है। ठीक है। इसने सर्वप्रथम जो है पश्चिमोत्तर भारत के प्रदेशों पर शासन करने वाले यूनानी क्षत्रपों का उन्मूलन किया था, यानी उनको ख़त्म किया था। वहाँ पे जो भी उनका शासन था उनको ख़त्म किया था उसको। और 323 से 17 के बीच में 317 के बीच में ये जो ईसा पूर्व में मध्य पंजाब और सिंध को यूनानियों से मुक्त करा लिया था। तो सिंध में जो थे वो यूनानी थे और मध्य पंजाब में भी यूनानी थे। तो यहाँ पे जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य ने इनसे ये है जो क्षेत्र था ये मुक्त करा लिया। और नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को भी परास्त करके नंद वंश का उन्मूलन किया, यानी नंद वंश को भी समाप्त किया। तो पूरी तरह से चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, तो हम पाएंगे आगे जब नेक्स्ट बढ़ेंगे तो हम जानेंगे कि किस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग पूरे भारत पर कब्जा कर लिया था। कश्मीर क्षेत्र तक चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है विजय की पताका लहराई थी। और दक्षिण में कुछ ही क्षेत्र जो है रह गए थे, उनको उसके अलावा कर्नाटक तक जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरी तरह से मौर्य शासन के अधीन जो है भारत आ गया। नेक्स्ट आते हैं, चंद्रगुप्त ने सिकंदर के साम्राज्य के पूर्वी भाग के शासक सेल्यूकस के आक्रमणकारी सेना को 305 ईसा पूर्व के लगभग परास्त किया। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री एथेना का विवाह जो है चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया था। और चंद्रगुप्त को एरिया यानी काबुल, अराकोसिया यानी कंधार, जेड्रोसिया यानी मकरान बलूचिस्तान, पेरिपेन सदेई यानी हेरात प्रदेश संधि में इसने दिए थे। चंद्रगुप्त मौर्य के गुजरात के प्रांतीय गवर्नर पुष्यगुप्त वैश्य ने सिंचाई हेतु सुदर्शन झील पर एक बांध बनवाया था। तो सुदर्शन झील पर जो ये बांध बनवाया था, तो इस बांध को लेकर जो भी कार्य किए वो अशोक ने भी कार्य किए थे। तो इसको लेकर के तुसास्प जो है इसका प्रांतीय गवर्नर था। ठीक है, अशोक के टाइम पे। उसके बाद में जो है स्कंदगुप्त ने भी सुदर्शन झील को लेकर के जो है इसका जीर्णोद्धार कराया था। ठीक है, उसको दोबारा जो है बांध का जो है कि मरम्मत या मेंटेनेंस करवाया था। ठीक है। अब आते हैं विदेशी राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में और बिंदुसार के शासनकाल में और अशोक के टाइम पे आए। ठीक है, तो सेल्यूकस ने किसको भेजा था राजदूत के रूप में? मेगास्थनीज को। इसने एक पुस्तक लिखी थी इंडिका। और ये जो इंडिका में और अर्थशास्त्र जो लिखी है चाणक्य ने, तो इन दोनों की इन बुक से हमको जो भी जानकारी मिलती है मौर्य वंश की, इन्हीं दोनों बुक से खासकर मिलती है। फिर अशोक के अभिलेख भी हैं जिनसे हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, तो अब जो है डायोनीसस अशोक के टाइम पे आया था, डायमेकस बिंदुसार के टाइम पे आया था या फिर राजदूत बनकर आया था, और मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे आया था। मेगास्थनीज को सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था। एंटियोकस प्रथम सीरिया का जो राजा था उसने डायमेकस को भेजा था बिंदुसार की सभा में। और डायोनीसस जो है वो टॉलमी फिलाडेल्फस जो मिस्र का राजा था उसने जो है इजिप्ट का, तो उसने जो है अशोक के टाइम पे डायोनीसस को भेजा था। ठीक है, राजदूत के रूप में। तो ये याद रखिएगा, तीनों इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब आते हैं बिंदुसार। 298 से 273 ईसा पूर्व तक इसने शासन किया। अमित्रोक्रेटस, ये जो है यूनानी लोग जो है जितने भी राइटर्स हैं वो सब अमित्रोक्रेटस कहते हैं। एरियन है,
स्ट्रैबो है, ठीक है, प्लिनी है, प्लूटो है, तो फिर प्लूटार्क है, सॉरी। तो ये लोग जो है बिंदुसार को अमित्रोक्रेटस के नाम से डिफाइन करते हैं। अब इसने अपने पुत्र उज्जैन को सॉरी अशोक को उज्जैन और तक्षशिला का प्रांताध्यक्ष नियुक्त किया था। तो ये पूछा जाता है कि अशोक जो है कहाँ कहाँ का प्रांताध्यक्ष था, तो उज्जैन का था और तक्षशिला का था, ठीक है। अब तक्षशिला का जो प्रांताध्यक्ष था पहले सुसिम था। तो सुसिम जो है पहले बनता है, जो अशोक का बड़ा भाई होता है, अशोक सेकंड नंबर पे होता है बिंदुसार के जो है पुत्रों में। तो सुसिम जो है इसको संभाल नहीं पाया तक्षशिला को, और उसके बाद में जो है अशोक को बनाया गया था, ठीक है। तो बिंदुसार के समय में भारत का पश्चिमी एशिया के साथ व्यापारिक संबंध हो गया था, ठीक है। अब आते हैं अशोक के टाइम पे। ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे बिंदुसार के, बस इतने ही थे, ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं अशोक। तो अशोक जो है 273 से 232 ईसा पूर्व तक रहा। अशोक की उपाधि जो थी देवानपी प्रियदर्शी था, ठीक है, देवानाम्पी प्रियदर्शी ये भी बोलते थे, ठीक है, और अशोक भी बोलते थे। तो अभी हम आगे देखेंगे कि अशोक का नाम जो है किस किस में आता है। तो मास्की है एक अभिलेख, एक गुर्जरा है, एक उदयगोलम है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये अशोक का नाम अशोक मिलता है, बाकी जगह पे वानपी प्रियदर्शी मिलता है। माँ इसकी जो थी सुभद्रांगी थी, और पत्नी जो थी वैदिश महादेवी थी। इसी से महेंद्र और संघमित्रा जो है जन्मे थे, ठीक है। एक पत्नी जो थी कारुविका भी थी, कारुविका, तो ऐसा नाम भी आता है, ठीक है। तो मेनली हम लोग सुभद्र वैदिश महादेवी को याद रखेंगे, क्योंकि महेंद्र और संघमित्रा जो थे वो दोनों जो हैं पुत्र और पुत्री इसके उसी से जन्मे थे। इसने जो है अपने अशोक ने 99 भाइयों की हत्या करके राज सिंहासन प्राप्त किया था, ठीक है। अशोक के शिलालेख अब तक 47 स्थानों पर पाए गए हैं। अशोक का नाम मात्र लघु शिलालेख प्रथम की प्रतिकृतियों पर मिला है, और ये देखिए लिखा हुआ है कर्नाटक स्थित मास्की नेट्टूर और उदयगोलम तथा गुर्जरा दतिया मध्य प्रदेश में मिला है। तो बाकी बचे हुए क्षेत्रों में ये देवानपी प्रियदर्शी मिलता है, लेकिन जो है ये जो क्षेत्र हैं जैसे मास्की है, नेट्टूर है, उदयगोलम है और गुर्जरा है दतिया जिला में, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में, सॉरी। तो इन जगह पर ये अशोक का नाम मिलता है। नेक्स्ट आते हैं, शेष सभी उत्कीर्ण लेखों में अशोक का उल्लेख देवानाम प्रियदर्शी के रूप में किया गया है, ठीक है। जेम्स प्रिंसेप के बारे में जान लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कि सबसे पहले 1837 ईस्वी में अशोक के स्तंभ लेख को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। किसने? जेम्स प्रिंसेप ने, ठीक है। अब आते हैं कलिंगा युद्ध में। इंडिविजुअल अकेला एक ही युद्ध जो है अशोक ने लड़ा था, और इसको इसमें जो है नरसंहार किया था बहुत ज़्यादा कलिंगा युद्ध में। कलिंग जो है बेसिकली उड़ीसा जो है वो कहा जाता था, और इसकी राजधानी थी तोसली, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। समय जो था 261 ईसा पूर्व था, अशोक के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में। तो जब अशोक ने अपना जो है जब बिंदुसार ने जब इसको शासन दिया था, उस समय 3 वर्ष बाद इसने राज्याभिषेक करवाया था, और उस राज्याभिषेक के 8वें वर्ष यानी 8 वर्ष बाद जो है ये इसने कलिंग युद्ध जो है लगाया था। और कलिंग युद्ध का वर्णन को अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? 13वें शिलालेख में, ठीक है, ये याद रखिएगा। कलिंग मौर्य साम्राज्य का अंग बन गया, और युद्ध की नृशंसता देखकर अशोक ने आक्रमणकारी की नीति को त्याग कर जन हृदय जीतने की कोशिश की और बौद्ध धर्म को अपना लिया। तो अशोक ने जो है कलिंगा युद्ध में जो है लोगों को मारा था, उनसे क्षमा मांगी, और क्षमा मांगने के बाद में जो है कि अपना लिया बौद्ध धर्म। आगे आते हैं, आचार्य उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध मत में दीक्षित किया। इसी के प्रभाव से अशोक पूर्ण बौद्ध बना। तो उपगुप्त का नाम जो है मोगलीपुत्र तिस्स के नाम से डिफाइन किया गया है। ऐसा कहा गया है कि ये तिस्स ही जो था वही उपगुप्त था।
राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में बोध गया की यात्रा की थी और 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की थी। ये याद रखिएगा। बुद्ध की जन्मभूमि जो थी होने के कारण लुम्बिनी ग्राम को कर मुक्त कर दिया था और भू राजस्व जो है वो 1/6 से घटा करके 1/8 कर दिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। मौर्य काल जो है पूरा ही इंपॉर्टेंट है, एक भी पॉइंट इसमें छूटने ना पाए। खास तौर से आप लोग इसको स्टडी कीजिए। अशोक की धर्म यात्राओं का क्रम क्या था? देखिए, गया गया पहले, फिर कुशीनगर, फिर लुम्बिनी, फिर सारनाथ और फिर श्रावस्ती गया। नेक्स्ट आते हैं, अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र तथा पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ भेजा था? श्रीलंका भेजा था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट से आता है एग्जाम में। अशोक के बाद लगभग 50 वर्ष की अवधि में 7 राजा जो थे मौर्य सिंहासन पर बैठे। ठीक है, और अंततः जो है अंतिम शासक कौन था मौर्य वंश का? वैद्रथ था। उसने कि उसके सेनापति जो है पुष्यमित्र शुंग था, उसका सेनापति जिसने जो है उसकी हत्या कर दी थी वैद्रथ की, और शुंग वंश का नींव डाली थी। तो शुंग वंश की नींव किसने डाली थी? पुष्यमित्र शुंग था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, शुंग वंश की नींव डालने से पहले ये वैद्रथ का सेनापति था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब आते हैं शासन प्रबंध पे। तो मौर्य काल में शासन प्रबंध कैसा था? तो प्रशासन तंत्र, अर्थव्यवस्था, सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति की जानकारी किस किस से मिलती है हमको? कौटिल्य के अर्थशास्त्र से, अशोक के शिलालेखों से और मेगास्थनीज की इंडिका से। इंडिका जो बुक थी वो मेगास्थनीज ने लिखी थी। ठीक है, जिसमें मौर्य वंश के बारे में उसने बताया कि कैसी शासन पद्धति थी, कैसी सामाजिक स्थिति थी, कैसी अर्थव्यवस्था थी, कैसी धार्मिकता थी, सभी स्थिति के बारे में बताया था। तो मौर्य काल में पैतृक निरंकुशता वाला राजतंत्र प्रचलित था। ठीक है, जो पिता था उसके बाद उसका पुत्र, इस तरीके से जो है राजतंत्र चलता था। अब आते हैं मंत्रिपरिषद के कार्य पे। कार्य को प्रारंभ करना, आरंभ हुए को पूरा करना और पूरे हुए कार्य में सुधार करना तथा राजकीय आदेशों का कठोरता से पालन करवाना इसका कार्य था। किसका? मंत्रिपरिषद। अब इसमें कौन कौन से लोग थे? तो पहला जो था वो मंत्री अथवा प्रधानमंत्री बोलते थे उसको, या धर्माधिकारी बोलते थे, पुरोहित होता था वो। ठीक है, दूसरा था समाहर्ता, ये इंपॉर्टेंट है। राजस्व मंत्री था, राजस्व विभाग का प्रमुख था, इसका कार्य था करों को एकत्रित करना। ठीक है, सन्निधाता था, या धार्त या सन्निधाती भी कहा गया है। तो कोषाध्यक्ष था या अर्थ मंत्री इसको बोलते हैं। इसका कार्य था राज्य में की आय व्यय का ब्यौरा रखना और कोष इसके अधीन रहता था। ठीक है, चौथा था नायक या सेनापति, ये सैन्य मंत्री था। इसका कार्य सैन्य संगठन, युद्ध तथा संधि विग्रह में राजा को परामर्श देता था। ठीक है, पांचवा ये प्रदेष्टा था, ये न्यायालयों का न्यायाधीश था। ठीक है, इसका कार्य था न्याय के अतिरिक्त राज्य को नैतिक अपराधों से मुक्त कराना। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं व्यवहारिक, ये दीवानी। ठीक है, देखिए दो दो जो थे न्यायालय थे मौर्य काल में, एक दीवानी था और दूसरा फौजदारी। तो उसमें एक धर्मस्थी जो है वो दीवानी को बुलाया जाता था और कंटक शोधन वो जो है दूसरे को बोला जाता था, फौजदारी को। तो न्यायालयों का प्रमुख जो है वो व्यवहारिक था। दंडपाल सैन्य सामग्री जुटाने वाला था और अंतपाल जो था सीमांत प्रदेशों के दुर्गों या छावनियों की देखभाल करने वाला प्रमुख मंत्री था। ठीक है, कर्मांतिक जो था वो आधुनिक उद्योग तथा वाणिज्य व्यापार मंत्री था, कॉमर्स मिनिस्टर था। दुर्गपाल था देश के भीतर के दुर्गों की रक्षा या व्यवस्था करना। ठीक है, गणिकाध्यक्ष ये वैश्याओं का निरीक्षक था और सीताध्यक्ष जो है ये कृषि विभाग का अध्यक्ष था। तो ये इम्पोर्टेंट है सीताध्यक्ष। अभी जो मैंने बताए थे उसमें समाहर्ता, सन्निधाता, ठीक है, और ये धर्माधिकारी, पुरोहित, ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं मौर्य काल में गुप्तचर विभाग का प्रधान महामात्याप सर्प कहलाता था। अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा गया है। अब आते हैं वित्त व्यवस्था पे। तो देखिए भूमि कर जो था उसको भाग कहते थे। कोई भूमि का जो है कोई टुकड़ा जो है दे देते थे, उस पे जो है कर लगता था, उसको भाग कहते थे। और ये जो है उपज का 1/6 हुआ करता था। राज्य के अधीन भूमि से होने वाली आय जो है वो सीता कहलाती थी। ठीक है,
बलि जो था ये भाग के अतिरिक्त कृषकों से लिया जाने वाला एक उपकर था। उपकर मतलब शेष, ठीक है। भ्रष्टि मतलब बेगार, मतलब फोर्स्ड लेबर था। फोर्स्ड लेबर मतलब किसी से काम करवा लिया और उसको जो है उसकी आमदनी या उसका जो है मेहनताना नहीं दिया, तो ये वृष्टि काला। प्रणय जो है ये आपातकालीन कर था, ठीक है, ये याद रखिएगा। मौर्यकालीन भारत में पश्चिमी देशों की निर्यातित वस्तुएं, अब पश्चिमी देशों से जो है व्यापार भी चलता था, ठीक है। नील, जड़ी बूटियां, औषधियां, रुई और रेशम, ये सब जो है निर्यात किया जाता था पश्चिमी देशों को। विदेश व्यापार स्थल और जल मार्ग दोनों मार्गों से होता था, ठीक है। शिल्पकार, पशुपालक, व्यापारी, किसान सभी कर देते थे। ब्राह्मण, बच्चे और विकलांग कर से मुक्त थे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं। अब उस समय में कौन कौन से प्रांत थे और कौन कौन सी राजधानियां थी। तो उत्तरापथ था, उदिच उसको बोलते थे, इसकी राजधानी तक्षशिला थी। दक्षिणापथ था, इसकी राजधानी सुवर्णगिरी थी। अवंती की राजधानी उज्जैन या उज्जैनी कहा जाता था। कलिंग की राजधानी तोसली मैंने बताया है। कलिंग युद्ध का वर्णन 13वें शिलालेख में है, मैंने बताया है, ठीक है। प्राच्य या प्राची इसकी पाटलिपुत्र राजधानी, ठीक है। और पाटलिपुत्र को किसने बसाया था, कौन इसका तो फाउंडर था पाटलिपुत्र का? उदयन, ये याद रखिएगा, उदयन। मैंने पिछली जो 16 महाजनपद और जो सिकंदर का जो आक्रमण हुआ था, है ना, उसको लेकर के मैंने पूरा, और मगध का उत्कर्ष ऐसा लेकर के एक वीडियो क्लास बनाई है इससे पहले। उसमें आप ये पाएंगे कि उदयन जो है वो पाटलिपुत्र जो है उसने उसकी स्थापना की थी, ठीक है। अब आते हैं सामाजिक स्थिति। ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि ब्रह्मदेय कहलाती थी, ठीक है। अब ये ब्रह्मदेय कहलाती थी जो पूर्णतः कर मुक्त होती थी, नो टैक्स, ठीक है। कौटिल्य ने शूद्रों को सेवावृत्ति, शिल्पकला के अतिरिक्त वार्ता, कृषि, पशुपालन, वाणिज्य, व्यापार का भी अधिकार दिया। मौर्य काल की एक महत्वपूर्ण सामाजिक घटना क्या थी? कृषि कार्यों में दासों को लगाया जाता था, ठीक है। दासों को जो है कृषि कार्य में लगाया जाता था, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मौर्य काल में ऐसा होता था। सर्वप्रथम मौर्य काल में दासों को व्यापक पैमाने पर कृषि कार्य में लगाया जाता, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट। मैगस्थनीज के अनुसार मौर्य काल में बेगार यानी फोर्स्ड लेबर तथा बंधुआ मजदूरी यानी बॉन्डेड लेबर का प्रचलन अत्यंत सीमित था, ठीक है। विवाह शास्त्रीय परंपराओं और नियमों से मर्यादित थे। विवाह के समय कन्या की आयु कितनी होती थी? न्यूनतम 12 वर्ष, और वर की आयु 16 वर्ष होनी चाहिए थी। अब ये लोग जो है विवाह के बाद में तलाक देने का कुछ वहाँ पर मौर्य वंश में या मौर्य काल में जो है आपका प्रावधान क्या क्या था ये भी देख लीजिए। पति अगर लंबे समय तक विदेश में रहने लगे, नपुंसक होने पर स्त्री तलाक दे सकती थी, ठीक है। पति दुराचारी और खूनी होने पर भी जो है पत्नी और पति के बीच में तलाक हो जाता था, अनुमति थी पत्नी को। कन्या होने पर या मृत संतान पैदा होने पर भी पुरुष 10 वर्ष बाद जो है पत्नी को तलाक दे सकता था। देखिए स्थिति कैसी थी, तो दयनीय स्थिति थी स्त्रियों की। तो स्त्री धन स्त्री की व्यक्तिगत संपत्ति मानी जाती थी। विधवा होने पर स्त्री अपनी इच्छा अनुसार स्त्री धन को दे या बेच सकती थी। समाज में विधवाओं को आदरपूर्ण स्थान प्राप्त था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। सती प्रथा क्या थी? प्रचलित में नहीं थी। बाल विवाह नहीं होते थे। अब आते हैं प्रमुख शिल्प शिक्षा केंद्र कौन कौन से थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। तो तक्षशिला था उस समय शिक्षा का केंद्र था। उज्जैनी शिक्षा का केंद्र था, यानी उज्जैन मध्य प्रदेश। और वाराणसी ये भी शिक्षा का केंद्र था, काशी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं। जनसाधारण के बोलचाल की भाषा कैसी थी? बोलचाल की भाषा जो थी वो पाली थी, ठीक है। साहित्यिक एवं शिक्षित वर्ग की भाषा संस्कृत थी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं। अब आते हैं आर्थिक दशा पे, क्या क्या इकोनॉमिक कंडीशंस थी मौर्य काल में। तो मौर्यकालीन आर्थिक दशा में वार्ता यानी कृषि, पशुपालन, वाणिज्य एवं व्यापार अर्थव्यवस्था के आधार थी। कृषि, पशुपालन, वाणिज्य और व्यापार अर्थव्यवस्था का आधार थी, ठीक है। आपत्ति काल में राज्य कृषकों को बीज, अन्न देता था तथा अन्य सहायता कार्यों की व्यवस्था करता था।
साम्राज्य में सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित स्थल मार्ग थे। शिल्प और उद्योग के बारे में आते हैं तो मौर्यकालीन का प्रथम प्रमुख उद्योग क्या था? सूत काटना और बुनना था। दक्षिण भारत के बाजारों से मलमल निर्यात होता था। नेक्स्ट आते हैं व्यापार, ट्रेड के बारे में। तो जो मार्ग निर्माण करने वाला अधिकारी जो था क्या कहलाता था? जैसे पीडब्ल्यूडी में कोई इंजीनियर हो या सीपीडब्ल्यूडी में हो तो क्या कहलाता था? वो एग्रोनोम वही कहलाता था, एग्रोनोमोई कहलाता था। ठीक है। इस काल का सबसे मशहूर मार्ग जो था उत्तरापथ, ठीक है, उत्तर पश्चिम में पुष्कलावती या तक्षशिला से बंगाल के ताम्रलिप्त बंदरगाह तक जाता था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, याद रखिएगा। पुष्कलावती तक्षशिला का ही दूसरा नाम है। श्रावस्ती से प्रारंभ होने वाला मार्ग गोदावरी नदी के तट पर प्रतिष्ठान तक जाता था। ठीक है। उसके बाद आते हैं मौर्यकालीन पश्चिमी तट पे प्रमुख बंदरगाह भड़ौच गुजरात में था और दूसरा सोपारा था महाराष्ट्र में। ये पश्चिमी तट पर था। पूर्वी तट पे कौन कौन से बंदरगाह थे? ताम्रलिप्त था, ठीक है, बंगाल में। इस काल का प्रमुख विदेशी मार्ग तक्षशिला फिर काबुल बैक्ट्रिया होते हुए पश्चिमी देशों को जाता था। समुद्री मार्ग फारस की खाड़ी होते हुए अदन तक जाता था। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, इस समय भारत का व्यापार सीरिया, मिस्र व अन्य पश्चिमी देशों के साथ होता था। मिस्र को जो है भारत से हाथी दांत, कछुए, मोती, रंग, नील, सीपियाँ और कीमती लकड़ी आदि निर्यात किया जाता था। ठीक है, भारत से मिस्र को जाता था ये चीज़ें। इंडिया में हाथी दांत जैसे हैं, कछुए, मोती, रंग, ये सब बता चुके। ठीक है। अब देसी वस्तुओं पर 4% जो है, आयातित वस्तुओं पर 10% बिक्री कर दिया जाता था। ठीक है। जो बाहर से आती थी उस पर इंपोर्ट ड्यूटी कितनी लगती थी? 10%। ठीक है। और देसी वस्तुओं पर 4%। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं मौर्यकालीन मुद्राएं। तो स्वर्ण जो थी वो सोने का सिक्का था। ठीक है। कारशापण या धरण, इसको चांदी का सिक्का बोला जाता था। पर्ण जो था वो 3/4 तोले वजन के बराबर चांदी का सिक्का था। माशक तांबे का सिक्का था। काकड़ी तांबे का छोटा सिक्का था। और मुद्रा का निर्माण सरकारी टकसाल में होता था। ठीक है। तो ये पर्ण और कारशापण आप लोग याद रखिएगा, सुवर्ण याद रखिएगा। मयूर मौर्यों का राज चिन्ह था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको याद रखिए। नेक्स्ट आते हैं मौर्यकालीन कला, जो लास्ट है। मौर्यकालीन कला वास्तुकला या आर्किटेक्चर क्षेत्र में अत्यंत प्रगति हुई। वर्तमान में उपलब्ध मौर्यकालीन कला या स्थापत्य के प्रमुख उदाहरण कौन कौन से हैं ये देख लीजिए। पाटलिपुत्र के राजमहल तथा नगर के अवशेष, अशोक के स्तंभ एवं स्तंभ शीर्ष, बराबर तथा नागार्जुनी पहाड़ियों में शैलकृत चैत्य गुफाएं, प्रकीर्ण मूर्तियां और मिट्टी की मूर्तियां। ठीक है। उसके अलावा अशोक ने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं, उनको भी डिस्कस कर लीजिए। अशोक ने कश्मीर में श्रीनगर और नेपाल में ललित पाटन नगरों का निर्माण कराया था। ठीक है। ठीक है। स्तूप बुद्ध के और उनके प्रमुख शिष्यों के धातु अवशेषों पर बनाए गए थे। अच्छा, ये भरहुत स्तूप के बारे में भी आता है। ठीक है। पिपरहवा है, ये सबसे पुराना स्तूप था। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद में जो आपका सांची का स्तूप है, सांची का स्तूप जो है ये अशोक ने बनवाया था। ठीक है। ये मध्य प्रदेश में है, रायसेन जिले में। ठीक। चिता स्थल पर स्थल पर बनाए जाने के कारण चैत्य भी कहलाते थे। ठीक है। बौद्ध परंपरा के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। अशोक द्वारा निर्मित प्रमुख स्तूप जो हैं सांची जिला रायसेन मध्य प्रदेश, भरहुत सारनाथ और तक्षशिला। ठीक है। मौर्यकालीन स्तूप ईंटों के बने हुए होते थे। तो हमने जो है ये मौर्यकाल के बारे में पूरी तरह से डिस्कस किया। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे। तो एग्ज़ाम में इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। तो थैंक यू। इस प्रेजेंटेशन में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो क्लास में हम लोग मौर्योत्तर काल के बारे में डिस्कस करें। ठीक है। आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। ठीक है। बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जो भी वीडियो नया अपडेट हो या फिर नया वीडियो जैसे ही पड़ता है तो उसका नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा जो है ऐप है एक जीएस तैयारी का,
वो आप गूगल प्ले से डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पे आपको डिफरेंट कोर्सेज मिल जाएंगे। लाइव क्लासेस का भी जो है होती है हमारी, तो वो लाइव क्लास ले ली जाएगी। ठीक है। दूसरा जो है टेस्ट सीरीज़ है, आप लोग टेस्ट सीरीज़ को कर सकते हैं। हफ्ते में 2 टेस्ट सीरीज़ जो है फुल लेंथ की, और 20-20 क्वेश्चंस की डिफरेंट क्विज टाइप की टेस्ट है, तो वो भी कर सकते हैं। स्टडी नोट्स हैं जो भी, वो आप ले सकते हैं। तो जीएस तैयारी चैनल जो है, ये यूट्यूब के साथ साथ ये ऐप है, आप उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले से। तो तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि करंट अफेयर्स को लेकर के जो है आपको वीडियोस देना है मुझे, वीडियो क्लास। तो रिसेंटली जो है वो अपडेट होगी, और जल्द ही आपको करंट अफेयर्स को लेकर के जो है वीडियो लेक्चर मिलेगा। इसमें द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस या फिर और से रिलेटेड जो है अदर हिंदी के जो पेपर होंगे उससे भी जो है इम्पोर्टेंट जानकारी होगी, वो भी आपको प्रदान की। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।